हम लोग डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक बार फिर मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल मोमेंट को मैंने P मान लिया। तो इसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लिया जाए, यहाँ से R के डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³। डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे है -2 प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल बी 2kp/r³। डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kp/r³। दूसरा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे R पे जाके इस P डाइपोल मोमेंट के डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे R पे जाके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। एंड दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kp/r³। ठीक है, ये दो फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं कि डाइपोल अपने एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो 2kp/r³ बनाता है। ठीक है, डाइपोल अपने एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो 2kp/r³ बनाता है। और फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। और डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वह kp/r³ बनता है। और उसका जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। अब हम निकालने वाले हैं कि किसी डाइपोल के चलते एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है kp/r³। अब हम जानना चाहते हैं कि डाइपोल के चलते एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डाइपोल ले लिया। सपोज करिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज यहाँ पे है -q और यहाँ पे चार्ज है +q। ओरिजिन मैं दोनों के बीच में चुनूंगा, तो यहाँ पे ओरिजिन हो गया। और जो ओरिजिन हो गया मिड पॉइंट, वहाँ से इसका डिस्टेंस L और इसका भी डिस्टेंस L। इलेक्ट्रिक फील्ड न तो मुझे इसके एक्सिस पर निकालना है, न मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एनी पॉइंट पे, यानी किसी भी पॉइंट पे। इसको अगर x एक्सिस मान लिया जाए, इसको अगर y एक्सिस मान लिया जाए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा। तो मान लीजिए कि मेरा पॉइंट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे है। दिस पॉइंट इज C। इस पॉइंट को मैंने C मान लिया, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया और इस पॉइंट को मैंने B मान लिया। तो इस C का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस C का कुछ कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ना है तो हम इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं r θ। पोलर कोऑर्डिनेट r θ लिखते हैं। तो ओरिजिन से C का जो डिस्टेंस है वो r है, और r के डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और r के डायरेक्शन के बीच जो एंगल है उसको मैंने थीटा मान लिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया r, थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है आर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि यह पॉइंट न तो डाइपोल के एक्सिस पर है, न यह पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। ये पॉइंट कहीं भी है, कहीं भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आर थीटा है। इसका हमको यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये जो डाइपोल मुझे गिवन है, इसका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? जो डाइपोल मुझे गिवन है उसका नेगेटिव ए पर है, पॉजिटिव बी पर है, तो डाइपोल मोमेंट ए से बी की तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। और माना कि वो डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर पी है, इसके डाइपोल मोमेंट को मैंने मान लिया कि वेक्टर पी है। अब देखिए सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं कुछ ट्रिक और टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली क्या है, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। फिजिक्स मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं, और जितना बेहतर आप मैथमेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं उतना बेहतर आप फिजिक्स पर कमांड डेवलप कर सकते हैं। तो इस डाइपोल मोमेंट को मैं रिजॉल्व करूँगा, इसके मैं दो कंपोनेंट बनाऊँगा। कंपोनेंट बनाने के लिए मैं दो एक्सिस लूँगा, मतलब इसका एक कंपोनेंट मैं आर के डायरेक्शन में लूँगा। इस पी का एक कंपोनेंट, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, ओरिजिन से ध्यान दीजिए। यहाँ से डाइपोल मोमेंट ऐसे है, तो डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट मैं लेता हूँ आर के डायरेक्शन में। तो आर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा पी कॉस थीटा। पी का कंपोनेंट इस थीटा एंगल पे होगा, पी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है, मतलब मेरा जो डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, उसको मैंने दो डाइपोल में तोड़ दिया। मैंने अपने डाइपोल को दो डाइपोल में तोड़ दिया, जिसमें से एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा और दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है। चूँकि मेरा डाइपोल टूट गया, ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इसको यहाँ कट कर रहा हूँ। कट करने का मतलब कि ये मेरा पी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो डाइपोल था वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब ये डाइपोल दो डाइपोल में टूट चुका है, जिसमें से एक डाइपोल पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट का है, वो आर के डायरेक्शन में ओरिजिन पे रखा हुआ है, और दूसरा डाइपोल पी साइन थीटा डाइपोल मोमेंट का है जो ओरिजिन पे आर के परपेंडिकुलर रखा गया है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सी के ऊपर कैलकुलेट करना है। अब यदि आप ध्यान दीजिए तो सी जो है इस पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के एक्सिस पर है, और सी जो है इस पी साइन थीटा वाले डाइपोल, इस पी साइन थीटा वाले डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो सी मेरे एक डाइपोल के एक्सिस पर है और दूसरे डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैं पी कॉस थीटा के कारण कैलकुलेट करूंगा इस डाइपोल के चलते। तो इसके एक्सिस पर चूंकि पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp बाई आर क्यूब। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी 2k, p के जगह पर p cos थीटा बाई डिस्टेंस r है तो r क्यूब। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस डाइपोल के चलते। तो यह जो डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। इस डाइपोल के लिए C जो है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, तो ऐसे होगा। और कितना होगा? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp बाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा k, p के जगह पर p साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक डाइपोल के चलते हुआ 2k p cos थीटा बाई आर क्यूब आर के डायरेक्शन में। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो इस डाइपोल के चलते हुआ kp साइन थीटा बाई आर क्यूब आर के परपेंडिकुलर हुआ। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? और इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट निकालते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह पर 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो दिस इज़ 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का स्क्वायर r का पावर 6 प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
आर क्यूब का स्क्वायर आर का पावर 6, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। कितना कॉमन है? तो के स्क्वायर पी स्क्वायर बाई आर का पावर 6 दोनों में कॉमन है। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे निकालेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो के स्क्वायर का रूट के, पी स्क्वायर का रूट पी, आर का पावर 6 का रूट हो गया आर क्यूब और अंडर रूट बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज के पी बाई आर क्यूब रूट ओवर 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E बराबर दिस इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब इंटू रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस फॉर्मूला को याद करिए कि किसी डाइपोल के चलते एनी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी डाइपोल के चलते एनी पॉइंट पर, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि r कॉमा थीटा हो, यानी पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट से r के डिस्टेंस पर हो, ओरिजिन से r के डिस्टेंस पर हो और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और r के डायरेक्शन के बीच थीटा का एंगल बन रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला मेरे पास हुआ। एक फार्मूला क्या हुआ? एक फार्मूला हुआ कि डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के पी बाई आर क्यूब। दूसरा फार्मूला हुआ डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यूब। तीसरा फार्मूला हुआ डाइपोल के चलते एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यूब रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। डाइपोल हैज़ बीन केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, एक डाइपोल है और उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं? तो बराबर बराबर डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेक्टर ई। अब इसके अंदर हमको एक डाइपोल को रखना है। तो डाइपोल को हम कैसे भी रख सकते हैं। डाइपोल को हम ऐसे रख सकते हैं, डाइपोल को हम ऐसे रख सकते हैं, डाइपोल को ऐसे हम तिरछा रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने डाइपोल को ऐसे रखा, यहाँ पे एक चार्ज रखा -q, यहाँ पे एक चार्ज रखा +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, तो ये डाइपोल बन गया। और इसका जो डाइपोल मोमेंट हुआ वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ। तो इस पॉइंट को अगर a माने और इस पॉइंट को अगर b माने तो डाइपोल मोमेंट a से b की तरफ हुआ। और मान लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट a से b, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है। मतलब कि डाइपोल को इस प्रकार रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इस प्रकार रखा गया है कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल वो है वो थीटा है। तो अब देखिए कि हम जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और कितना लगेगा? तो Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगा, कितना लगेगा? तो Q इंटू ई। तो अब बताइए कि नेट फोर्स कितना लगा डाइपोल पर। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा गया तो उस पर नेट फोर्स कितना लगा? तो नेट फोर्स हुआ QE माइनस QE, दिस इज इक्वल टू 0। तो डाइपोल पर नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह जो फोर्स है और यह जो फोर्स है ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है।
दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों अलग अलग पॉइंट से लग रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को मिला के हम लोग कपल बोलते हैं। कपल किसको बोलते हैं? जब दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, तो दोनों मिलकर कपल कहलाते हैं। और कपल का काम क्या होता है? घुमाना। कपल का काम होता है घुमाना। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन को जब मैं यहाँ पकड़ता हूँ और यहाँ पकड़ता हूँ, तो एक फोर्स अंगूठा लगाता है आगे और एक फोर्स उंगली लगाती है पीछे और ये इसको घुमाता है। कपल जो है घुमाता है। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के जब दो जगह पे पकड़ते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, तो स्टीयरिंग व्हील घूमता है। तो कपल क्या करता है? उसको घुमाता है। किसी टैप को खोलते समय हम लोग कपल लगाते हैं, कपल घुमाता है। तो ये जो QE और ये जो QE है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये दोनों मिलके एक कपल बनाएगा। और कपल का काम क्या होता है? कपल का काम होता है जिस पे लगता है उसको घुमाता है। तो ये कपल डाइपोल पे लग रहा है, तो ये डाइपोल को घुमाना चाह रहा है, डाइपोल को ये घुमाना चाह रहा है और घुमा के और इसके डाइपोल मोमेंट को इसको ऐसे घुमाना चाहता है और घुमा के क्या चाहता है कि डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहता है। तो इसके ऊपर जो कपल लग रहा है वह कपल इस डाइपोल को घुमा के उसके डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। ठीक है, तो जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर एक कपल लगता है और वह कपल उस डाइपोल को घुमा के उसके डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो इस कपल का कितना टॉर्क होगा? टॉर्क ऑफ कपल। तो कपल का टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, एक फोर्स ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है कपल का टॉर्क निकालने का फॉर्मूला। तो कपल का टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो वन फोर्स दोनों QE है, तो वन फोर्स हो गया QE। अब मुझे चाहिए दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। एक फोर्स ऐसे यहाँ से, एक फोर्स ऐसे यहाँ से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, दिस इज़ नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको ऐसे बढ़ा लीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसको मैंने ऐसे डॉटेड करके पीछे बढ़ा लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट को मैंने N मान लिया। तो ये जो Bn है वो इस QE और इस QE के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो वन फोर्स हो गया QE और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया Bn। अब हम इस Bn को निकालना चाहते हैं, तो Bn को ट्रायंगल ABN से निकाल सकते हैं। Bn कैन बी कैलकुलेटेड, इसके लेंथ को निकाल सकते हैं ABN ट्रायंगल के माध्यम से। तो यदि मैं ट्रायंगल ABN लेता हूँ तो ट्रायंगल ABN में ध्यान दीजिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर निकालना है और 90 के सामने हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन थीटा ले लेंगे। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस गिवन है, तो साइन थीटा ले लेंगे। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया Bn बाई हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने 2L, तो यहाँ से Bn निकल के आ गया 2L साइन थीटा। इस मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा। मतलब कि इस डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। और कितना टॉर्क लग रहा है? तो जो टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ठीक है, इसको याद कीजिए कि जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं
तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है और उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो पी साइन थीटा होता है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि मैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो हो जाएगा वेक्टर टॉ बराबर ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में इस टॉर्क के इक्वेशन को लिखा जा सकता है वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो पी साइन थीटा होता है, और यह जो टॉर्क है वो डाइपोल को घुमाना चाहता है और घुमा के डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहता है। इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज पी ई साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं, डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एजेंट के द्वारा, डाइपोल को घुमाने में एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या बात हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ चुके हैं कि डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp/r³, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r³, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, डाइपोल के चलते एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r³ √3 cos² θ+1। उसके बाद जब किसी डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है जो पी साइन थीटा होता है, और उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है नेट वो 0 होता है। टॉर्क जो है वो डाइपोल मोमेंट को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहता है। अब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा के वर्क डन निकालना चाहते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दिस इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड इज E। इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है, यहाँ पे -q और यहाँ पे +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। डाइपोल मोमेंट इसका P से E की तरफ है, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, डाइपोल मोमेंट P है। +q पर एक फोर्स इधर लगेगा QE, -q पर एक फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन में, और ये दोनों मिल के इसको घुमाना चाहेगा, एक टॉर्क लगाएगा, क्लॉकवाइज एक टॉर्क लगाएगा। कितना टॉर्क लगाएगा, तो पी साइन थीटा, थीटा क्या है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस डाइपोल को जो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और इस पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, इस पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क पी साइन थीटा लग रहा है, इसको हम धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इस डाइपोल को हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमा रहे हैं। तो घुमा रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा, अगर इसको हम घुमाएंगे तो कितना वर्क डन करेंगे। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल कितना होगा। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, जब हम किसी चीज़ को चलाते हैं, खींचते हैं, एक बेंच को खींचते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो उस केस में वर्क डन निकालते हैं, वर्क बराबर इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो कितना वर्क डन कर होता है, तो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन फोर्स के जगह पे टॉर्क लिखा जाता है। जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वर्क डन निकालते समय फोर्स के जगह पे टॉर्क लिखा जाता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट dx के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा लिखा जाता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन टॉ d थीटा। तो अगर हम इस डाइपोल को ऐसे घुमा रहे हैं तो घुमाने में वर्क डन कितना होगा, तो इंटीग्रेशन टॉ d थीटा। टॉ, अब बताइए मैंने कितना टॉर्क लगाया, तो इस पर टॉर्क लग रहा था पी साइन थीटा क्लॉकवाइज, मैंने टॉर्क लगाया होगा एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि हम इसको धीरे धीरे घुमा रहे हैं, स्लोली घुमा रहे हैं,
विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन घुमा रहे हैं। इसका मतलब जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया होगा क्लॉकवाइज, उतना ही टॉर्क मैंने भी लगाया होगा एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि हम इसको स्लोली घुमा रहे हैं, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन घुमा रहे हैं, तो इस पर नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। और जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज लगा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने भी एंटी क्लॉकवाइज लगाया होगा। तो मैंने कितना टॉर्क लगाया होगा? मैंने लगाया होगा पी ई साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज में इनटू डी थीटा। अब लिमिट किसका डालना होगा? थीटा का। थीटा क्या है? तो पी और ई के बीच का एंगल है। तो पी और ई के बीच का एंगल मान लीजिए कि अभी 30 है। इसको घुमा के मैंने इस एंगल को 60 कर दिया। तो थीटा का मान 30 से 60 कर दिया, तो लिमिट 30 टू 60 होगा। मैं यहाँ मान रहा हूँ कि मान लीजिए पहले थीटा का मान θ1 था, बाद में थीटा का मान θ2 हो गया। अब कांस्टेंट निकाल लीजिए, तो p और e निकल जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, θ1 से लेकर θ2 तक, माइनस यहाँ बाहर कीजिए, दिस इज़ माइनस पी ई कॉस थीटा, θ1 से लेकर θ2 तक, ये हो जाएगा माइनस पी ई, थीटा के जगह पे अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट कॉस θ1, नेगेटिव साइन को अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा पी ई, नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो एक फार्मूला फिर याद कीजिए कि अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल θ1 बन रहा है और डाइपोल को घुमा के उस एंगल को θ2 कर दिया जाए, तो एजेंट के द्वारा वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन बाई एजेंट होता है पी ई इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। वर्क डन बाई एजेंट बराबर होता है पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ये जो चैप्टर आपका फर्स्ट एनसीईआरटी का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें इतनी बातें हम लोगों को सीखनी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर कितना फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना नेट फोर्स लगता है, उस पर कितना नेट टॉर्क लगता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl molecule, find dipole moment of NaCl molecule with bond length 1 एंगस्ट्रम। तो क्या कह रहा है कि NaCl मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बताइए, NaCl मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बताइए जिसका बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रम होता है। तो NaCl मॉलिक्यूल जो है वो Na प्लस और Cl माइनस से बना होता है। आप जानते हैं केमिस्ट्री में NaCl मॉलिक्यूल Na प्लस और Cl माइनस से बना है। तो इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, इससे बना हुआ है। और बॉन्ड लेंथ कितना है? तो बॉन्ड लेंथ है दिस इज़ 1 एंगस्ट्रम। तो Na प्लस और Cl माइनस से NaCl मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसका बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रम। तो यह एक डाइपोल हो गया। पूछ रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए या तो आप इस चार्ज को लीजिए या इस चार्ज को लीजिए और इसको मॉड कर दीजिए। तो Na प्लस पे कितना चार्ज होगा? तो Na प्लस का मतलब हुआ कि इस पर प्लस ई चार्ज है, और Cl माइनस का मतलब हुआ कि उस पर माइनस ई चार्ज है। तो किसी एक चार्ज को लीजिए, जैसे प्लस ई को लिए और उसको मॉड किए, तो मॉड किए तो ई हो गया, और ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी एक चार्ज को ले लिए, उसका मॉड कर दिए, इस पर चार्ज है प्लस ई, इस पर चार्ज है माइनस ई, प्लस ई का मॉड किए तो ई, माइनस ई का मॉड किए तो ई का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? तो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसको 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो डिस्टेंस हो गया 1 एंगस्ट्रम, तो 1 गुने 10⁻⁻10 मीटर।
मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और -10, दिस इज़ -29 कूलम मीटर। ये डाइपोल मोमेंट हो गया। और फिजिक्स के अनुसार इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। हालांकि केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, बट फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये एक इमेजिनरी वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट एक इमेजिनरी वेक्टर है, इसको वेक्टर माना गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अगले सवाल में कह रहा है कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक चार्ज है +2q, ओरिजिन पर एक चार्ज है +2q, यहाँ पे एक चार्ज है -2q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल ए। यहाँ पे एक चार्ज है +q, ये भी ओरिजिन से a के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे एक चार्ज है -q, ये भी ओरिजिन से a के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। फाइंड कीजिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। यहाँ +2q, यहाँ -2q, यहाँ +q, यहाँ -q, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। पूछ रहा है इसका नेट डाइपोल मोमेंट बताइए कितना होगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने सिखाया था कि डाइपोल उसको कहा जाएगा जिस पर नेट चार्ज 0 हो। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कोई सिस्टम गिवन हो, कोई सिस्टम गिवन हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक सिस्टम गिवन हो और उस पर नेट चार्ज 0 हो, तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ नेट चार्ज देखिए +2q और +q, +3q और -2q और -q, -3q, तो +3q और -3q जोड़ के हो जाएगा 0। मतलब ये एक डाइपोल है और इसका डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। तो डाइपोल मोमेंट बताने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। उस ट्रिक के मदद से आप डाइपोल मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। किसी पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो जो डाइपोल हो और उसका डाइपोल मोमेंट निकालना हो, तो ट्रिक देखिए क्या कहता है। ट्रिक है कि बारी बारी से एक एक चार्ज को लेते जाइएगा। मतलब एक बार हम इस चार्ज को लेंगे, एक बार हम इस चार्ज को लेंगे, एक बार इस चार्ज को लेंगे, एक बार इस चार्ज को लेंगे। तो बारी बारी से एक एक चार्ज को लेते जाइएगा और उस चार्ज को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। चार्ज लीजिए और उसके पोजीशन वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लिया मैंने इस चार्ज को लिया +2q को, तो +2q को लिया तो चार्ज हो गया +2q और इनटू उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे। तो ये चार्ज चूँकि ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर होगा। तो +2q को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 0 वेक्टर आ गया। अब इस चार्ज को लीजिए और इसको उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चार्ज हो गया +q और मल्टीप्लाई कीजिए पोजीशन वेक्टर से, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ऐसे, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऐसे होगा, ऐसे। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा a और डायरेक्शन होगा j कैप। तो दिस इज़ QA j कैप। इसका भी मैंने इस चार्ज को भी मैंने पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको ले लीजिए तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज हो गया -q। इसको मल्टीप्लाई कीजिए पोजीशन वेक्टर से, तो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा a i कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया दिस इज़ a i कैप, तो दिस इज़ -QA i कैप। अब इसको ले लीजिए तो ये चार्ज कितना है? -2q। तो ये चार्ज हो गया -2q। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके पोजीशन वेक्टर से, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऐसे हुआ a और -j कैप, a और -j कैप, मतलब दिस इज़ -a j कैप। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, दिस इज़ 2QA j कैप। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड कर दीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए, 0 है। तो QA j कैप और 2QA j कैप, ये हो जाएगा 3QA j कैप। QA j कैप और 2QA j कैप, 3QA j कैप, और ये है -QA i कैप प्लस 3QA j कैप। ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट।
इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया वो इतना हो गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैं इसी ट्रिक को सिखाने के लिए, इस ट्रिक को समझाने के लिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इस बार मान लीजिए कि फिर गिवन है कि ये y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे एक चार्ज है, दिस इज +4q। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, दिस इज +q। एक चार्ज यहाँ मान लेते हैं, दिस इज, इसको -q मान लेते हैं, -q। एक चार्ज यहाँ पे -q, एक चार्ज सपोज करिए यहाँ पे है, यहाँ पे है -q जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, और एक चार्ज सपोज करिए यहाँ पे है -q और इसका कोऑर्डिनेट है सपोज करिए 7, -3, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज करिए 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, 0, और यहाँ से ये चार्ज 6 मीटर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6। यहाँ पे चार्ज +4q, यहाँ -q, यहाँ -q, यहाँ -q, यहाँ -q। पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कि नेट डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक जनरल डाइपोल है जिसका नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज है यहाँ +4q और -q, -q। ठीक है, यहाँ पे -q, यहाँ -q, -q, ये भी हो गया -4q, तो -q, -2q, -3q, -4q और +4q। नेट चार्ज कितना हो गया, 0, मतलब ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल का मुझे डाइपोल मोमेंट बताना है, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैसे बताएंगे, ट्रिक से। तो ट्रिक से अगर डाइपोल मोमेंट बताएंगे तो क्या करना होगा, बारी बारी से एक एक चार्ज को लेना होगा और उसके पोजीशन वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए मैंने +4q को लिया, तो +4q कहाँ है, ओरिजिन पर, तो +4q लीजिए और उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो +4q इंटू 0 वेक्टर, तो ये हो गया 0। इसको मैंने ले लिया। अब सपोज करें मैं इसको ले रहा हूँ, तो ये चार्ज कितना है, -q, इसको मल्टीप्लाई करना है पोजीशन वेक्टर से, तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, ओरिजिन यहाँ है, चार्ज यहाँ पे है, ये होगा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो दिस इज़ 5i कैप, x के डायरेक्शन में है 5i कैप, तो -q इंटू 5i कैप, तो दिस इज़ इक्वल टू -5qi कैप। ठीक है, इसका भी हो गया। अब निकालिए इसका पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर और उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चार्ज हो गया -q और उसको मल्टीप्लाई कीजिए पोजीशन वेक्टर से, तो पोजीशन वेक्टर इस प्रकार होगा, ऐसे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से ये डिस्टेंस 6 है, यहाँ से ये 6 है, तो 6j कैप होगा, तो -q इंटू 6j कैप, दिस इज़ -6qj कैप। इसका भी काम हो गया। अब आप इस चार्ज को लीजिए, तो चार्ज कितना है, -q, तो चार्ज हो गया -q, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके पोजीशन वेक्टर से। तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था वेक्टर पढ़ते समय कि अगर ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और कहीं पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर कितना होता है, तो दिस इज़ इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, ये होता है। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy हो तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है xi कैप प्लस yj कैप, तो -q किस पॉइंट पे रखा हुआ है, 3, 4 पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। तो पोजीशन वेक्टर ये कितना होगा, -q इंटू कोऑर्डिनेट है 3, 4, तो पोजीशन वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 4j कैप, इतना हो जाएगा। मतलब दिस विल बी इक्वल टू -3qi कैप -4qj कैप। अब आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ओरिजिन यहाँ पे है, चार्ज यहाँ पे है, तो दिस विल बी दी पोजीशन वेक्टर। तो चार्ज हो गया -q, मल्टीप्लाई कीजिए पोजीशन वेक्टर से, तो कोऑर्डिनेट इसका है 7 - 3, तो पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 7i कैप
और -3j कैप दिस इज इक्वल टू -7q_i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3q_j कैप। तो नेट डाइपोल मोमेंट के लिए मुझे सबको ऐड करना होगा। सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ -5q_i कैप, यहाँ -3q_i कैप, यहाँ -7q_i कैप, तो ये हो गया 5 3 8 7 12, तो ये हो गया -12q_i कैप, यहाँ हो गया -6j कैप, यहाँ -4j कैप, तो -10j कैप अब +3j कैप, दिस इज -7j कैप। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट हुआ वह हुआ -12q_i कैप -7j कैप। ठीक है, इस प्रकार हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। एक मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम अपने स्टैंडर्ड डाइपोल पे समझते हैं। स्टैंडर्ड डाइपोल पे समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि स्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डाइपोल है, तो मेरे पास एक डाइपोल है जिसका यहाँ पे एक चार्ज है -q और यहाँ पे एक चार्ज है +q। यहाँ पे ओरिजिन है और ये डिस्टेंस l है और यहाँ से ये डिस्टेंस भी l है। इसका मुझे डाइपोल मोमेंट बताना है। यहाँ -q, यहाँ +q, ये l और ये l, इसका मुझे डाइपोल मोमेंट बताना है। ओरिजिन कहाँ है, तो यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया था कि किसी स्टैंडर्ड डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो किसी एक चार्ज का मॉड कर दीजिए और दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो q × 2l होगा और डायरेक्शन किधर से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस ट्रिक से इसके डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करूं ट्रिक से, तो ट्रिक से डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस +q को ले लीजिए तो q और इसका पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये l डिस्टेंस पर है इधर, तो q × l_i कैप इसका निकालिए तो इसका हो जाएगा -q ये l इस साइड है, l इस साइड है, तो हो गया -l_i कैप, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया QL_i कैप। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो QL_i कैप और QL_i कैप, दिस इज 2QL_i कैप। इसका जो डाइपोल मोमेंट हो गया 2QL × i कैप, यानी Q × 2L × i कैप। यही तो मैं बोल रहा था कि डाइपोल मोमेंट इसका Q × 2L होगा। डायरेक्शन i कैप मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टैंडर्ड डाइपोल के लिए सिखाया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ वेरीफाई भी हो रहा है। तो जब भी आपको एक जनरल डाइपोल दिया हुआ हो और एक्सिस दिया हुआ हो, चार्जेस जहाँ तहाँ रखे हुए हों और नेट चार्ज उस सिस्टम पे ज़ीरो हो और डाइपोल मोमेंट पूछा जाए, तो बारी बारी से एक एक चार्ज को लेते जाइए और उस चार्ज को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते जाइए और लास्ट में सबको ऐड कर दीजिए, तो वह उसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा।